हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो 6 मैथ की ये हमने एक्सरसाइज 7.2 करनी है। तो एक्सरसाइज 7.2 है, इसमें लीनियर इक्वेशंस हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना है। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की पहचान करनी है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें एक्स के ऊपर एक्स की डिग्री 1 हो या एक्स की पावर 1 हो। यहाँ पर एक्स की पावर नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन ये 1 पावर है। अगर एक्स की पावर ऐसे होती 2 होती तो हम ये फिर इसको लीनियर ना कहते। अगर x की पावर 3 होती तब भी ना कहते। अगर x की पावर -1 होती या -2 होती तो तब भी ना कहते। तो जब भी x की पावर 1 है तो तब ही हम इसे लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अगर कुछ भी और है तो लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब देखें 4x + 5 = 8, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की डिग्री 1 है। 12x + 5 = 15 + 1/x। अब ये 1/x का मतलब ये है कि इसकी डिग्री -1 हो गई है, तो इस वजह से नॉट लीनियर। तो ये लीनियर नहीं है क्योंकि x नीचे चला गया है और नेगेटिव में चला गया है। ये वाली कंडीशन बन गई है। 18x + 7 = 54, तो इसमें x की डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, तो इस वजह से हम इसे भी लीनियर इक्वेशन कहेंगे। x/2 + 3 = 25, तो यहाँ पर 2 नीचे है, x नीचे नहीं है, 2 नीचे है, तो ये तो नंबर है, कोई सा डिजिट है। इस वजह से आप इसकी वजह से नहीं कह सकते कि इसका अल्फ़ाबेट कोई चेंज हुआ है, डिग्री चेंज हुई है। तो x की डिग्री यहाँ पर भी 1 ही है, तो इसी वजह से ये लीनियर इक्वेशन ही है। अब यहाँ पर देखें 3x की डिग्री 2 + = 80, तो यहाँ x की डिग्री 2 आ गई है, तो नॉट लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर नहीं रही अब, क्योंकि x के ऊपर पावर 2 आ गई है। तो ax + b = c, तो नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है क्योंकि c के बारे में हमें पता नहीं है, b के बारे में हमें पता नहीं है कि कौन सा वेरिएबल है, तो इस वजह से ये भी लीनियर नहीं है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर x अंडर रूट में है +6 = 9, तो अंडर रूट में जब x होगा तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 1/2 है, हाफ है, तो इस वजह से भी ये नॉट लीनियर इक्वेशन है। अब 3/x, यहाँ पर फिर x नीचे चला गया है, नेगेटिव में चला गया है, +1/2 = 2/9, तो ये भी नॉट लीनियर, लीनियर इक्वेशन ये भी नहीं बन रही क्योंकि x इसमें नीचे चला गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमने ये नीचे वाली लीनियर इक्वेशन बनाकर दिखानी है। हमें उसने वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड इक्वेशन दी हुई है या स्टेटमेंट दी हुई है, उससे हमने इक्वेशंस बनानी है। व्हेन अ नंबर n, जब कोई नंबर n इज़ इंक्रीज्ड, बढ़ाया जाता है, बाय 8 के साथ, द रिज़ल्ट इज़ 18, तो उसका आंसर 18 आता है, उसका जवाब 18 आता है। n इंक्रीज्ड बाय 8, अगर n को आप 8 के साथ ज़्यादा करते हो यानी कि n + 8 करते हो तो आंसर क्या आता है 18। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक हम इक्वेशन बना देंगे n + 8 = 18, तो इस तरह से n + 8 करके आंसर आता है 18। यूँ सवाल की शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने ये बना दिया। अब नेक्स्ट है, व्हेन अ नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 7, जब किसी नंबर को 7 के साथ कम करते हो, द रिज़ल्ट इज़ 14, तो उसका आंसर 14 आता है। वाई व्हेन अ नंबर y, ये y जिसके साथ करके लिखा हुआ है, तो व्हेन अ नंबर y, जब ये y नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 7, 7 के साथ कम करते हैं, रिजल्ट इज़ 14, y डिक्रीज्ड बाय 7 यानी कि y -7 हो गया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन y -7 = 14, तो आंसर 14 आता है। ये सवाल की शर्त है और इस तरह से आपने इसको इकट्ठा कर देना है, इसको आपने इसके साथ इक्वल कर देना है। इसमें देखें द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 मुसलसल चलने वाले नंबर्स का जो सम है, सम का मतलब है मजमुआ, उनको जमा करना, इज़ 29, वो आंसर 29 देता है। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर मैंने लिख लिए, एक x है और दूसरा x + 1 है। तो कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या हैं, जैसे आपने काउंटिंग देखी है, काउंटिंग होती है 1, फिर 1 के बाद आ जाता है 2, फिर आ जाता है 3, फिर आ जाता है 4, और इसी तरह आगे आगे चलते जाते हैं। तो ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद अगला आता चला जाता है, कोई दरमियान में जंप नहीं होता। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, अगर एक x है तो दूसरा x + 1 हो गया, तीसरा अगर हमने लेना हो तो x + 2 हो जाएगा, फिर x + 3, फिर x + 4, ऐसे आगे आगे नंबर आप बनाते जाओगे तो वो कंसेक्यूटिव नंबर बनते जाएंगे जो कि अननोन होते हैं। ये अननोन कंसेक्यूटिव नंबर हैं, ये नॉन कंसेक्यूटिव नंबर हैं, और ये अननोन है जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जिनकी वैल्यू का नहीं पता।
तो उसने कहा दी सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम करना है। तो पहले हमने कंसेक्यूटिव नंबर बना लिए, फिर हमने सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर कर देना है। इनका सम करेंगे तो एक्स प्लस वन, एक ये वाला एक्स हमने ये लिख दिया, फिर प्लस का साइन लगा दिया सम के लिए, और दूसरा ये वाला था एक्स प्लस वन, उसको ब्रैकेट में लिख दिया एक्स प्लस वन, इनको जमा कर दिया। तो सवाल की शर्त क्या है कि इज 29, तो उनको जमा करने से 29 आता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये हुआ कि आप उनको जमा करके 29 लोगे बनाओगे। तो लिहाजा दोनों ये जो जमा किए हुए थे हमने ये इधर लिख लिया, इज इक्वल टू 29 लिख दिया। तो यूँ हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई। 4 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 4 गुना, नंबर का 4 गुना करना है। एन का इज़ 23 मोर, वो 23 ज़्यादा हो जाता है, यानी कि उसके अंदर प्लस हो जाता है। दैन ट्वाइस, दैन से, ट्वाइस का मतलब दुगने से, द नंबर, नंबर के दुगने से, तो वो 23 ज़्यादा हो जाता है। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर एन, एक नंबर एन का जब आप 4 गुना करते हो, इज़ 23 मोर, तो वो 23 ज़्यादा हो जाता है। दैन ट्वाइस द नंबर के दुगना करने की निस्बत। तो अब देखें 4 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर जो कि उसको 4 गुना करना है, तो 4n हमने कर दिया क्योंकि नंबर उसने n दिया हुआ था। तो लिहाजा 4 टाइम्स ऑफ नंबर यानी कि 4n कर दिया। 4 ये टाइम की वजह से आ गया, n साथ आ गया, मल्टीप्लाई ये हो रहे हैं। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना या दुगना करना उर्दू में। ट्वाइस द नंबर का ट्वाइस, ये 2n बन जाएगा क्योंकि उसने ट्वाइस का भी अंदर जिक्र किया था, ट्वाइस द नंबर और 4 टाइम्स द नंबर, दोनों हमने बातें पूरी कर ली। अब उसने क्या कहा था, 23 मोर दैन, 23 मोर दैन ट्वाइस द नंबर। तो 23 मोर दैन ट्वाइस द नंबर मतलब ये हुआ जो नंबर का ट्वाइस है उसमें प्लस करना है 23, तो उसमें हमने 23 प्लस कर दिया। अब सवाल की शर्त देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सवाल की शर्त ये है कि आपका जो 4 टाइम है ना वो बराबर आता है 2, ये वाला जो नंबर है ट्वाइस द नंबर 23 मोर के साथ इक्वल आता है। तो आपने इन दोनों को इक्वल कर दिया। यूँ हमारे जो है ना आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमने इक्वेशन बना ली। अब देखें सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, इन लीनियर इक्वेशन को हल करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें देखो x प्लस 6 इज इक्वल टू 18, जो प्लस का 6 है वो आप उठाकर इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेकर जाओगे। जो 18 है जहाँ है उसको वहाँ का वहाँ रहने दें, इक्वल के नीचे हमेशा इक्वल लगाते जाया करें। तो 18 को उधर का उधर रहने दें, जो अल्फ़ाबेट है उसकी भी जगह चेंज ना करें, उसको भी वहीं का वहीं रहने दें। तो प्लस का 6 इधर आकर माइनस का 6 बन जाएगा। आप 18 में से 6 निकालोगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर बन गया। अब नेक्स्ट देखें x प्लस 13 इज इक्वल टू 20। तो अब यही भी x इधर ही रहने देना है और प्लस का 3 इधर आकर माइनस का, प्लस का 13 इधर आकर माइनस का 13 बन जाएगा। इक्वल के नीचे इक्वल लगाते चले जाओगे, 20 में से 13 निकाला तो 7 आ गया। इस वजह से हमारा आंसर बन गया। अब ये देखें 5a माइनस 5 इज इक्वल टू 20। तो आपने 5a को इधर ही छोड़ देना है, माइनस का 5 उधर लेकर जाएंगे तो वो प्लस का 5 बन जाएगा क्योंकि उसने इक्वल साइन क्रॉस किया है। तो लिहाजा ये जो इधर माइनस होगा तो उधर प्लस बनेगा, अगर इधर प्लस होता तो इधर अगर माइनस का बनता। तो 20 प्लस 5 25 बन गया। अब 5a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेंगे। तो 25 को 5 पे डिवाइड करें, ऐसे आपने डिवाइड कर लेना 25 को 5 पे। जब 25 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका क्या आता है 5। तो 5 हमने आंसर लिख दिया। यूँ हमारा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो a माइनस 15 इज इक्वल टू 20, माइनस का 15 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 15 बन जाएगा 20, और प्लस का 15 आंसर क्या आएगा 35। तो a का आंसर 35 आ गया। अब 2x, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 5 इज इक्वल टू 35, प्लस का 5 दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो ये लिहाजा प्लस का 5 माइनस का 5 बन गया। 35 में से 5 निकाला तो आंसर 30 हमारे पास आ गया। इधर वैसे 2x चलता रहने दें। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा हमने 30 को 2 पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने से हमारे पास 30 को 2 पे डिवाइड किया तो 15 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 39। तो अब माइनस का 8 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 8 बन जाएगा। तो 39 प्लस 8 किया, 39 प्लस 8 करेंगे तो 47 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इधर हमारे पास जो 3n है, x नहीं है, तो 3n
3 जो है यहाँ पर बचा हुआ है, इसको आपने इधर लाकर डिवाइड कर देना है n के साथ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से इधर आकर डिवाइड होगा। जो इधर मल्टीप्लाई होता है तो इधर आकर डिवाइड होता है, जो इधर डिवाइड हो रहा हो तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा वो, तो इसका उल्टा होना होता है इन्होंने। तो 3 इधर आकर डिवाइड हो गया, 47 डिवाइड बाय 3 किया तो n का आंसर हमारे पास आ गया। इसको आप होल नंबर में भी निकाल सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो होल नंबर में निकालने हैं तो ऊपर वाले को अंदर रखना, आपने 47 को अंदर रखना है, 3 पे डिवाइड करना है। तो 3 1 ज़ार 3, यहाँ पर 3 आ गया, ऊपर 1 चला गया, 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, फिर 7 नीचे उतार लिया, 17 बन गया। तो 3 5 ज़ार 15 आ जाएगा, क्योंकि 17 से छोटा रखना है या बराबर लाना है, तो 15 आ गया, ऊपर 5 चला गया, अब 7 में से 5 निकाला 2 आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है इसका आता है। तो जो 15 है वो आपने पहले लिखना होता है, जो रिमाइंडर होता है ना ये नीचे वाला उसे ऊपर लिखना होता है और ये नीचे। तो इस तरह से आपका होल नंबर में इसका आंसर आ गया। द सम ऑफ ए नंबर एक्स, एक नंबर एक्स को आपने प्लस करना है एंड इट्स डबल, और इसके डबल के साथ नंबर एक्स को आपने इसके डबल के साथ प्लस करना है, इस 12, तो आंसर 12 आता है। फाइंड द नंबर ढूंढ कर दिखाएं। पहले नंबर हम एक्स कर लेते हैं, उसका डबल 2x बन जाएगा। डबल होता है कि आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या नंबर को नंबर में प्लस कर लो तो डबल बन जाता है। तो सवाल की शर्त ये है कि नंबर को नंबर के अंदर प्लस करो, तो इस नंबर को हमने नंबर के अंदर प्लस किया, यानी कि x प्लस 2x हमने किया, इज़ 12, तो यानी कि इक्वल टू 12 आता है, तो ये 12 लिख दिया। अब इसको आपने हल भी करना है, क्योंकि नंबर ढूंढ कर दिखाना है, तो इस वजह से हल करना पड़ेगा। 2 और 1 ये वाला 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू 12। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड कर दोगे, 12 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। जो आप 12 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाता है। 3 4 ज़ा 12, तो यूँ हमारा आंसर बन गया। द सम ऑफ आ नंबर x, एक नंबर x को जमा करना है एंड इट्स डबल, और उसके डबल को, इज़ 15, तो तब 15 बनता है। फाइंड द नंबर, तब नंबर बताओ। पहले जैसा ही सवाल है, एक नंबर x है उसका डबल 2x है, उनको सम करना है, तो यानी कि प्लस कर दिया, इज इक्वल टू 15। बस पहले उसने 12 दिया था तो आप 15 दे दिया यहाँ पर, तो 2 और 1 3 बन गया 3x। अब इस 3 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर डिवाइड करते हैं तो 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर x, एक नंबर x का 5 गुना है, यानी कि 5x है, इज़ 100, तो वो 100 बनता है। फाइंड द नंबर ढूंढ कर बताएं। 5 टाइम x का क्या करेंगे, 5 टाइम्स x करेंगे तो 5x बन जाएगा। और सवाल की शर्त यह है कि जब 5x करते हो, 5 टाइम्स किसी नंबर का करते हो तो इज़ इक्वल टू 100 आ जाता है, तो 5x इज़ इक्वल टू 100 कर दिया हमने। अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 100 को जब 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 20 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर है। अब देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ हुज पेरीमीटर इज 36। आपने स्क्वायर की हर साइड की लेंथ बतानी है। तो स्क्वायर ऐसी शेप होती है कि जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर बराबर होती हैं। ये x है, यानी कि अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। अगर इसे 4 का हो तो ये भी 4, ये भी 4। हर तरफ की उसकी जो लेंथ है ना वो बराबर बराबर होती हैं, तो उसे स्क्वायर कहते हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हर साइड की आप लंबाई बताओ आप स्क्वायर की। आप हुज पेरीमीटर है 36, जिसका पेरीमीटर 36 है। पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि सारी साइड्स को आपस में जमा करो ना, तो टोटल जवाब जो आएगा वो 36 होगा। मतलब ये हुआ कि आप इसको इन सबको जमा करो तो टोटल जवाब 36 आना चाहिए। ये 36 उसका पेरीमीटर है। तो अब हमारे पास ये जो हमने हमारी चारों साइड्स थी ना, हमने चारों साइड्स को जमा कर लिया, क्योंकि पेरीमीटर जो है सारी साइड्स को जमा करने से मिलता होता है हमें। तो हमने सारी चारों साइड्स को x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स सबको जमा कर लिया, तो ये 4x बन गया। तो उसने कहा था पेरीमीटर जो है वो 36 है, तो पेरीमीटर की जगह पर 36 लिख दिया। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर आप तकसीम कर दो, डिवाइड कर दो। 36 डिवाइड बाई 4 करें तो आंसर 9 आ जाता है। उसके साथ सेंटीमीटर लगाना है, क्योंकि उसने सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो 9 सेंटीमीटर x, एक x जो है ना वो 9 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये कि हर एक लंबाई जो होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी। तो ये सारी 9 सेंटीमीटर आती हैं। तो इस तरह से टोटल पेरीमीटर 36 बना हुआ है। अब अगला देखें, व्हेन एनोरल ओपनड अ बुक, जब एनोरल ने अपनी किताब खोली, देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, तो उसके सामने 2 पेजेस आ जाते हैं, 2 पेज नंबर उसके सामने आ जाते हैं। जैसे हमने ये रजिस्टर खोला हुआ है तो ऐसे खोलते हैं तो एक ये वाला पेज नंबर आ रहा है, एक ये वाला पेज नंबर आ रहा है, तो ऐसे ही उसके सामने 2 पेज नंबर आ गए। तो द सम ऑफ द पेज नंबर इज़ 161, उनके पेज नंबर को जब उसने प्लस किया ना तो 161 आंसर आ रहा था दोनों को जमा करने से।
इफ़ वन पेज नंबर इज़ 81, अगर एक साइड वाला 81 हो तो व्हाट इज़ द अदर पेज नंबर, तो दूसरे साइड वाला क्या होगा। तो अगर एक तरफ वाला 81 है तो लाजमी तौर पे दूसरी साइड वाला या तो फिर 80 हो सकता है, 80 ही हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो 81 बता दिया है तो दूसरी तरफ 80 होगा, तो तब भी दो पेज नंबर बनेंगे ना, उसके कौन सा वर्ग के दरमियान में से पेज फटे हुए हैं। तो अगर पेज फटे हों तो फिर कोई और बात हो सकती है, अगर पेज नहीं फटे हुए तो अगर एक 81 है तो दूसरा 80 हो सकता है, हम वैसे भी सोच कर कह सकते हैं। लेकिन हम सवाल को हल करते हैं, दूसरा पेज नंबर ढूंढते हैं उसका क्या है। तो लेट द पेज इन फ्रंट ऑफ एनोरल, फ़र्ज़ कर लेते हैं जो कि पेज जो एनोरल के सामने है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, हमने उनको अपने से एक्स और वाई कह दिया। सॉरी, लेट द पेजेस इन फ्रंट ऑफ एनोरल एक्स वाई जो है ना, दो पेजेस हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है जो एनोरल के सामने है। तो सवाल की शर्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 161 के दोनों पेज को जमा करते हैं ना, सम करते हैं, उनका सम का मतलब है जमा करना, तो 161 आंसर आता है। तो एक पेज उसने बता दिया था कि 81 है उसके सामने, एक पेज 81 है तो दूसरा हमने ढूंढना है, तो प्लस वाई इज इक्वल टू 161, तो हमने एक पेज जो था 81 लिख दिया। अब इधर प्लस का ये 81 है, इधर जाकर माइनस का 81 बन जाएगा, तो 161 में से 81 निकाला तो 80 आया। तो दूसरा जो हमारे पास आंसर आया वो 80 आया, तो अदर पेज नंबर जो है वो 80 है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना आंसर आ चुके हैं। तो जाहिर है कि एक अगर 81 था तो दूसरा 80 ही होना था, तो इस तरह से हमें कंफर्म भी हो जाता है। इन क्रिकेट के मैच में अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी, अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी इनहांस द स्कोर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के उन्होंने स्कोर बढ़ा दिए बाय 96 रन, 96 स्कोर उन्होंने बढ़ा दिए। इफ़ शाहिद अफरीदी स्कोर्ड 22 मोर दैन अहमद शहजाद, अगर शाहिद अफरीदी ने 22 स्कोर ज़्यादा किए अहमद शहजाद की निस्बत, अहमद शहजाद ने भी ज़्यादा किए लेकिन उसने इतने ज़्यादा नहीं किए, और शाहिद अफरीदी ने 22 और भी ज़्यादा कर दिए। फाइंड द स्कोर्स ऑफ अहमद शहजाद, अहमद शहजाद ने कितने ज़्यादा किए वो आपने बताने हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर जो शाहिद अफरीदी है उसने तो 22 ज़्यादा किए हैं, जितने बढ़ाए थे ना उससे भी ज़्यादा 22 किए हैं, और जो अहमद शहजाद है उसने कम इंक्रीज़ किए हैं स्कोर। तो लिहाजा अहमद शहजाद ने जितने इंक्रीज़ किए हैं आपने अहमद शहजाद को एक्स लेना, जिसके कम होते हैं ना उसको एक्स के तौर पर लेना होता है। तो लेट स्कोर्स मेड बाय अहमद शहजाद, वो स्कोर जो अहमद शहजाद ने बनाए थे और टोटल स्कोरों में जमा होकर ज़्यादा हुए थे वो एक्स हैं। अगर वो एक्स हैं तो शाहिद अफरीदी ने उस एक्स से भी 22 ज़्यादा दिए थे, तो लिहाजा उसके एक्स प्लस 22 हो जाएंगे, क्योंकि उसने इससे भी ज़्यादा स्कोर बनाए थे और वो 22 ज़्यादा बनाए थे। तो इस तरह से आप लिख दोगे, तो स्कोर मेड बाय शाहिद अफरीदी, ये जो एजन है ना, सेम एज इसको कहते हैं, सेम एज उर्दू में कहते हैं एजन, तो एज सच यानी कि जैसे ऊपर था वैसे ये नीचे है, तो ये लाइंस शो करती हैं इस बात को। तो ये x प्लस 22 बन गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सवाल की शर्त क्या है कि अहमद के नंबर, अहमद शहजाद के नंबर और शाहिद अफरीदी के नंबर टोटल जमा करो तो 96 बनते हैं। तो अब आप ब्रैकेट रिमूव कर दो पहले, और उसके बाद x जमा x 2x बन जाता है, और ये 22 वैसे ही रहेगा, इधर 96 ही रहेगा, प्लस का 22 इधर माइनस का 22 बन जाएगा। 96 में से माइनस किया तो 74 आया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो 74 को 2 पे डिवाइड करें 37 आता है। तो x इज इक्वल टू 37। x किसका था? x था अहमद शहजाद का। ये देखिए ऊपर अहमद शहजाद को x कहा था, तो लिहाजा कितने अहमद शहजाद के नंबर कितने हो गए, स्कोर सॉरी कितने हो गए, वो हो गए 37। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। अब अगला देखें, नमरा इज़ सीनियर टू शमैला, नमरा शमैला से बड़ी है, सीनियर का मतलब बड़ी है, बाय 18 ईयर 18 साल। आफ्टर 6 ईयर 6 सालों के बाद नमरा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शमैला, नमरा जो है वो शमैला से दुगना बड़ी हो जाएगी। फाइंड द नमराज एज एट प्रेजेंट, मौजूदा जो नमरा की उम्र है वो बतानी है, वो कितनी है। तो अब नमरा इज सीनियर टू शमैला, क्योंकि नमरा जो है वो शमैला से बड़ी है तो लिहाजा शमैला छोटी हुई, तो शमैला को मैंने कहा ना छोटे को एक्स लेते हैं, तो शमैला को आपने एक्स लेना है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ शमैला, लिहाजा मौजूदा शमैला की उम्र कितनी है, प्रेजेंट का मतलब है जो हाल में है, मौजूदा है, अब जो एज है, तो शमैला की अब जो उम्र है वो कितनी है, उसे एक्स ले लिया। और जो नमरा है वो सीनियर है, कितनी सीनियर है, 18 साल। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नमरा, नमरा की जो प्रेजेंट एज है वो x प्लस 18 बन गई, 18 उसमें जमा हो गया। आफ्टर 6 ईयर 6 सालों के बाद
6 सालों के बाद आप क्या बनती है, तो आप इसके अंदर भी 6 जमा कर दोगे, क्योंकि 6 साल गुजरने के बाद इसमें भी 6 जमा हो जाएंगे, इसमें भी 6 जमा हो जाएंगे। तो आप शमैला के अंदर भी 6 जमा कर दें, शमैला की उम्र में भी 6 जमा कर दिए, शमैलाज एज, तो आफ्टर 6 ईयर 6 सालों के बाद शमैला की एज में भी 6 जमा हो गए और नमरा की एज में भी 6 जमा हो गए। और इस तरह नमरा की एज जो है ना उसमें 18 जमा होकर ये 24 बन गए, तो x जमा 24 या 24 नमरा की एज बन गई। तो अब 6 सालों के बाद ये उम्रें आ चुकी हैं। तो उसने ये कहा था, सवाल की शर्त देख लें, सवाल की शर्त ये है नमरा विल बी ट्वाइस, 6 सालों के बाद क्या होगा, नमरा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शमैला, नमरा शमैला से दुगना बड़ी हो जाएगी। तो क्योंकि नमरा पहले ही बड़ी है तो वो और भी दुगनी बड़ी हो जाएगी, लिहाजा आप जो शमैला की उम्र है ना, शमैला की ये जो हमारे पास आई है प्रेजेंट एज शमैला की, तो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि वो तो पहले ही बड़ी है, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लिहाजा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आपकी सवाल की शर्त के मुताबिक आंसर आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, लिहाजा सवाल की शर्त के मुताबिक आपने इसको जो शमैला की उम्र है उसके साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसकी ट्वाइस बनती थी, तो ट्वाइस इसकी थी तो इसकी डबल हो गई थी ना, तो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि बैलेंस में हो जाए। तो 2x बन जाएगा और 2 6 12 बन जाएगा, क्योंकि 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2x + 12 आ गया, तो इधर से x + 24 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। अब आपने ये जो x इधर लेकर जाओगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो 2x - x आ जाएगा, और ये 24 और ये प्लस का 12 इधर आकर माइनस का 12 बन गया। तो अब 24 में 12 निकालेंगे तो 12 आ जाता है, और इधर हमारे पास x आ गया। x किसी की थी, शमैलाज एज, शमैला की जो प्रेजेंट एज थी वो x वो 12 आ गई। तो इस तरह से प्रेजेंट एज हमने शमैला की निकाल ली। अब नमराज प्रेजेंट एज, तो नमरा की प्रेजेंट एज निकालनी है, मौजूदा उम्र नमरा की भी निकालनी है। तो नमरा की आपको पता था x + 18 थी नमरा की उम्र, तो जो इसकी इक्वेशन बनी थी, अब उसकी x जो है वो हमारी 12 आई हुई है, तो 12 लिख दिया, तो 12 + 18 किया तो 30 ईयर्स आ गया। तो यूँ हमारे पास नमरा की उम्र 30 बन गई। तो नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक नंबर को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, सच एज, इस तरह से कि 1 पार्ट इज़ 40 मोर दैन अदर, कि एक हिस्सा जो है वो 40 गुना बड़ा है दूसरे से। इफ़ द 2 पार्ट्स आर इन द रेशियो, अगर दोनों के अंदर जो निस्बत है वो 2:3 है। फाइंड द नंबर, तो आपने नंबर ढूंढ कर दिखाने हैं। तो अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक नंबर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, सच एज 1 पार्ट इज़ 40 मोर दैन अदर, एक पार्ट जो है वो 40 गुना ज़्यादा है दूसरे से। तो हमने 1 पार्ट को लेट 1 पार्ट, एक पार्ट को हमने x कर लिया, तो अदर पार्ट क्या बनेगा 40 मोर, तो x + 40 बन जाएगा। अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त ये कहती है कि इन दोनों हिस्सों के अंदर जो निस्बत है x, निस्बत ये जो है ना निस्बत का इलामत है, यानी कि रेशियो की साइन है, तो x रेशियो x + 40, इसको और इसकी जो है ना रेशियो वो बराबर आती है 2:3 के, तो 2:3 हमने लिख दिया इधर। अब आपने सिंपल ऐसा करना है कि दरमियान वालों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन, दरमियान वालों का मल्टीप्लाई, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि साइड वालों का मल्टीप्लाई। तो इन साइड वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, x × 3, तो ये साइड वाले मल्टीप्लाई कर लिए, 3x बन गया, ये 3x हमारे पास आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ मीन दरमियान वालों को मल्टीप्लाई किया, x + 40 = 2, तो ये x + 40 हमारा ये वाला दरमियान वाला ये आ गया, यहाँ पर x + 40 आ गया, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। मतलब दरमियान वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिखते हैं और साइड वालों को मल्टीप्लाई करके आप एक तरफ लिखते हैं। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई करो, 2x आ जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 40 80 आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आ गया। और इधर से अब जब ये 2x है, इधर आकर माइनस का 2x बन जाता है, इधर 80 अकेला रह जाएगा, 3 में से ये 2 निकाला तो 1x बच गया हमारे पास, और इधर 80 रहा, तो 1 पार्ट जो है वो 80 आ गया। अदर पार्ट आपने निकालना है, तो अदर पार्ट x + 40 था हमारा, जो हमने ऊपर सपोज किया था x + 40, तो x हमारा 80 आ चुका है, x की जगह पर 80 लिखते हैं और 40 उसमें प्लस कर देते हैं, तो 120 आंसर आ गया। तो यूँ अदर पार्ट भी हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें, अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज़ लोडेड विद शुगर कैन, एक ट्रैक्टर ट्राली है वो शुगर कैन से भरी हुई है, शुगर कैन मीन के गन्नों से भरी हुई है। दी लोडेड वेट ऑफ ट्रक इज़, ट्रैक्टर ट्राली को ना दोनों को मिलाकर उसने ट्रक कह दिया है। दी लोडेड वेट ऑफ ट्रक इज़, जब वो गन्ने से भरा हुआ है ना ट्रैक्टर ट्राली, तो उस वक्त उसको लोडेड कहेंगे, तो उसका जो मुकम्मल वज़न है ना वो बनता है 54,450 kg। इफ़ द शुगर कैन्स वेट इज़
4 टाइम्स एज हैवी एज द एम्प्टी ट्रॉली, एम्प्टी ट्रैक्टर ट्रॉली। अगर जो गन्ने का वज़न है वो 4 गुना है जब उसका मुकाबला करते हैं खाली, एम्प्टी का मतलब है खाली ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। फाइंड द वेट ऑफ शुगर कैन्स, तो शुगर कैन यानी कि गन्नों का वज़न आप बताओ कि वो कितना बनता है। तो लोडेड वेट ऑफ ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली का जो लोडेड वज़न है जब उस पर गन्ने डाले हुए हैं तो वो कितना बनता है, इसे हम कहेंगे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 54,450 kg। तो ये ट्रैक्टर और ट्राली और साथ गन्ने का वज़न सारा इकट्ठा इतना है, एक साथ जो वज़न है वो इतना है। लेट वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक, यानी कि खाली ट्रक का जब गन्ने उसमें से उतार लिए वो छोटा बनेगा तो उसको एक्स कर लेते हैं। और वेट ऑफ शुगर केन्स, तो शुगर केन का जो वज़न है वो उसने कहा था 4 टाइम्स है, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, इफ़ शुगर केन वेट इज़ 4 टाइम्स, वो 4 गुना है तो x का 4 गुना 4x बन जाता है। तो इस तरह से हमने इसको 4x कर दिया। अब सवाल की शर्त क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के ये जो दोनों हैं ये इनको जमा करें, क्योंकि सारा इकट्ठा होने से ट्रैक्टर ट्राली और गन्नों का वज़न बनता है और वो इसके बराबर आता है। तो अब आप 1 और ये 4 5 बन जाएगा 5x, और इधर यही आ गया। अब 5 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाकर डिवाइड कर देंगे, इसको अंदर रख के आपने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक है, खाली ट्रक का वज़न ये आया क्योंकि एक्स को हमने खाली ट्रक कहा था या ट्रैक्टर ट्रॉली खाली कहा था। तो अब वेट ऑफ शुगर कैन क्या बनेगा, तो जो आपका टोटल वज़न था ना ट्रैक्टर ट्रॉली वाला सारा, उसमें से ये जो हमारा टोटल आंसर था ये वाला जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें से आपने उसको माइनस कर देना है। तो इसको आपने जब माइनस किया तो ये आपके पास शुगर कैन का वज़न आ गया, यानी कि गन्नों का वज़न ये आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।